उपस्थित सभी महानुभाव, इस प्रकार के फोरम में और इस प्रकार के विषय पर जब बात कर रहा हूं, तो मैं नहीं जानता हूं कि आपको कुछ बेसिक चीज़ों को सुनने में इंटरेस्ट होगा। मैंने बीच में एक बार हमारे ही देश के एक मुख्य व्यक्ति ने विदेश में ये कहा कि हमारा देश पहले से ही गरीब है। अगर ये सोच लीडरशिप की है तो हम जानते हैं कि स्थिति क्या बनेगी। ये देश कभी भी पहले से गरीब नहीं है, वरना इसे सोना की चिड़िया क्यों कहा जाता। विश्व के इतने आक्रांताओं इस देश पर 1200 साल तक क्यों आते हैं? और इसलिए कोई एक युग था, हम बहुत ही समृद्ध थे, ज्ञान हो, विज्ञान हो, हर क्षेत्र में। और इसलिए हमारे देश की कोई विरासत ऐसी नहीं है कोई ये कहे कि हम पहले से ही गरीब थे। और इस बात को हमने ध्यान में रख करके पिछले 1000-1200 साल में वो कुछ कमियां आई, जिसके कारण धीरे धीरे हम उस दुर्दशा की ओर आगे ही बढ़ते गए। देश आजाद होने के बाद एक अवसर था, संभावनाएं थी। करोड़ों देशवासी जिस ललक से आजादी के लिए लड़ते थे, उसी ललक से देश बनाने में जुट जाते। लेकिन दुर्भाग्य से डिस्कनेक्ट हो गया। एक ऐसा माहौल बन गया कि जैसे आपको चुन करके बिठाया है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आप हमारा ये सब कर दो वरना हम बदल देंगे, नया लाएंगे। उनको भी लगा ठीक है 5 साल करो, नहीं हुआ तो 5 साल कोई और आएगा तो फिर हम आएंगे। यही एक सोच चलती रही और उसका परिणाम यह हुआ कि हम इतने अच्छे अवसर को खोते चले जा रहे हैं। किसी भी देश को, यानी कभी लगता है कि हम इतने भाग्यवान हैं आज हम सब, कि हम ऐसे देश में हमने जन्म लिया है जिसके पास कुछ ऐसी विरासत है, कुछ ऐसी स्ट्रेंथ है जिसके आधार पर हम दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने की स्पर्धा में नेतृत्व कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी अमानत है, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दूसरी हमारी ताकत है डेमोग्राफी। वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और तीसरा है डिमांड। आज इतनी बड़ी डिमांड है, ये तीनों चीजें किसी एक देश के पास हो ऐसा आज दुनिया में एक भी देश नहीं है। डेमोग्राफी भी हो, डेमोक्रेसी भी हो और डिमांड भी हो। अगर ये तीन महत्वपूर्ण बातों, अगर उसको हम एक हमारी ताकत समझे और उसको लेकर के हम
अपनी रणनीति बनाए, अपनी नीतियां बनाए, तो हम बहुत कुछ देश की स्थिति को बदल सकते हैं। जब अटल जी की सरकार थी, 21वीं सदी का प्रारंभिक वर्ष था और 20वीं सदी का उत्तरार्ध था, जो ब्रिक्स कंसेप्ट आया, उस ब्रिक्स कंसेप्ट में डेवलप कंट्रीज के बाद बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में हिंदुस्तान ने अपनी जगह बनाई। विकास की संभावना वाले देशों में ब्रिक्स में हिंदुस्तान ने अपनी जगह बनाई। लेकिन आज हम वहां से किनारा हो गए। ये 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि हमारे बाहर भी लोग हमें एक बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाले देश के रूप में देख रहे थे। एक प्रकार से लगता है कि हमने पूरा ये डेकेड हमने गंवा दिया और इसलिए हमको फिर से एक बार वहीं से शुरू करने की नौबत आएगी, ऐसा लगता है। आज हम किस प्रकार से संकटों से गुजर रहे हैं। बाय एंड लार्ज लोग कहते हैं कि भाई फिस्कल डेफिसिट की चर्चा करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हम जब डेफिसिट की ओर देखें तो कहां कहां पर जाकर के हम रुकेंगे। इट्स नॉट सिंपली फिस्कल डेफिसिट, गवर्नेंस में डेफिसिट है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में जो एक वाइब्रेंसी चाहिए उसमें डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, मोरल डेफिसिट है, और बिजनेस के लिए जो ईज एनवायरनमेंट चाहिए, ईज एनवायरनमेंट, वो भी डेफिसिट है, सिक्योरिटी डेफिसिट है। यानी एक जगह पे गाड़ी अटकी नहीं है, हमने यहां ला करके खड़ा कर दिया है कि हमने जहां थे वहां आगे बढ़ना पाना एक बात है, लेकिन हम जहां थे वहां से भी गिरते चले गए हैं। और चाहे वो मॉरल डेफिसिट हो, कैरेक्टर क्राइसिस का मामला हो, हर प्रकार से। और जब प्रमुख स्थान पर ये हालत हो तो मैं जानता हूं कि सामान्य मानवी में निराशा आना बहुत स्वाभाविक है। एक बार भरोसा टूट जाए तो निराशा बड़ी वायरल हो जाती है। आज भरोसा टूट चुका है। अगर एक बार हम भरोसा दे पाए, हाँ भाई चिंता मत करो मैं बैठा हूं, तो ये देश ऐसा नहीं है कि चल नहीं सकता, दौड़ सकता है। मेरा एक्सपीरियंस है 2001 में व्हेन आई वाज अपॉइंटेड एज ए चीफ मिनिस्टर, मेरा शपथ हुआ, मैं कच्छ का भूकंप था और भूकंप के बाद में गया। अर्थक्वेक के बाद एक ऐसी निराशा थी गुजरात में, लगता था बस मौत की चादर ओढ़ करके सोए, अब खड़े नहीं हो सकते, अब क्या होगा, कौन बचाएगा, ये मूड था। क्योंकि भूकंप के कारण इतना बड़ा नुकसान हुआ था, इतना बड़ा। लेकिन देखते ही देखते लोगों को विश्वास हो गया, नहीं भाई ऐसा नहीं है, खड़े हो सकते हैं। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है इवन फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज, इस प्रकार के अगर नेचुरल कैलामिटी है तो उससे बाहर आने में मिनिमम 7 ईयर लगते हैं। हम 3 साल में दौड़ने लग गए थे। भरोसा ये बहुत बड़ी ताकत थी। कोई मरना नहीं चाहता, सब खड़े होकर के दौड़ना चाहते हैं, लेकिन किसके भरोसे दौड़े। और इसलिए ये डेफिसिट एनवायरनमेंट में से अगर हम बाहर आते हैं देश को, तो हम
एक भरोसा पैदा कर सकते हैं। भरोसा पैदा करें तो 125 करोड़ लोगों को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम चीजों को बदल सकते हैं। और जब मैंने पहले प्रारंभ में कहा कि हमारी ऐसी स्ट्रेंथ है जिसके दुनिया का कोई कंट्री एक साथ क्लेम नहीं कर सकता है, डेमोक्रेसी हो, डिमांड हो, डेमोग्राफिक बेनिफिट हो, कमी क्या है? वी डोंट हैव ए डायरेक्शन, कहां जाना है। वी डोंट हैव ए डेडिकेशन एंड वी डोंट हैव ए डिटर्मिनेशन। अगर हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, डिवोशन नहीं है, अगर हम डिटर्मिनेशन के साथ इसको कर, तो ये तीनों जो हमारे पहले वाले डी हैं, ये धरे के धरे रह जाते हैं। और आवश्यकता होती है डायरेक्शन हो, डिटर्मिनेशन हो और डेडिकेशन। लगता है जी ये कोई पार्ट टाइम एक्टिविटी थोड़ी है। गुजरात की मेरी सफलता के लिए लोग पूछते हैं तो मैं कभी कहता हूं कि मैं 24 आवर सीएम हूं और कोई काम ही नहीं है। एक ही काम है मेरे पास, वो करता रहता हूं। तो उसका मुझे काफी, एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे पास, वो है गुड गवर्नेंस। मैं हमेशा कहता हूं कि बैड गवर्नेंस इज लाइक ए डायबिटीज। कितना ही आदमी तंदुरुस्त लगता हो, लेकिन एक बार डायबिटीज हो गया तो हर बीमारियों को वो इनवाइट करता है और धीरे 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 खोखला हो जाता है। ये बैड गवर्नेंस फिर हर प्रकार की बीमारियों को लाता है। और इसलिए कभी नीतियों से भी ज्यादा गवर्नेंस ताकत रखता है। और गुड गवर्नेंस है, इफेक्टिव गवर्नेंस है। आप देखिए चीजें कैसे बदलती है। आई विल गिव यू द स्मॉल सिंपल एग्जांपल। गुजरात ने सबसे पहले सोलार पॉलिसी लाया देश में, और हम जब सोलार पॉलिसी लाए तो हमने 13 रुपया देंगे ऐसा कहा था। तो गुजरात के बाद उसी फुल स्टॉप कॉमा के साथ भारत सरकार ने पॉलिसी को लाया, लेकिन एक फर्क किया। जहां हमारा 13 था वहां उन्होंने 19 कर दिया। अब हमारे देश का व्यापारी हम जानते हैं जी, 19 मिलता है तो 13 में कौन आएगा। तो हमारे अफसर लोग मेरे पास आए, बोले मोदी जी अब बेकार हो गया सब, कोई आएगा नहीं। भारत सरकार 19 दे रही है, कौन आएगा 13 में। हम बदल करें, मगर हम बदल नहीं करेंगे। आई विल नॉट चेंज। और मैंने रिस्क लिया। परिस्थिति ये बनी कि 19 में कोई नहीं गया, 13 में क्यों लग गई। और आज हम एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट वाले बन गए, एशिया का सबसे बड़ा। क्यों? गुड गवर्नेंस, नॉट द पॉलिसी। मेरी और भारत सरकार की नीति एक थी, ऊपर से वो 6 रुपए ज्यादा देते थे, लेकिन क्यों आए तो उनको अनुभव हुआ कि भाई इफेक्टिव गवर्नेंस है कि नहीं है, जो नीतियों को कहा गया है उसको मानने वाले लोग हैं कि नहीं है। और अगर उसमें हम इन्वेस्टर का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं तो फिर उसके लिए 19 और 13 का मायना बहुत कम हो जाता है। उसको लगता है भले 2 साल कम कमाएंगे फिर कमा लेंगे, एंड देन कम फॉरवर्ड। ये जो मूलभूत बातें हैं जिसको लेकर के आज देश कठिनाइयों को अनुभव कर रहा है, उसको हम बदलाव चाहते हैं। ये बात सही है। किसी भी देश की इच्छा क्या रहती है? विकास करना हो तो क्या, इकोनॉमिकल सिस्टम हमारी साउंड हो, सरप्लस बजट हो, एक्सपोर्ट अच्छा हो, पर कैपिटा इनकम ठीक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली पानी सड़क मिल रहा है। यही से क्या आसपास होता है। ये बाय एंड लार्ज हर जगह पे सुनने को मिलता है।
लेकिन यहां से रुक करके हमारा देश हम नहीं चला सकते हैं। ये अनिवार्य होने के बाद भी 2 कदम और आगे चलने का निर्णय अभी से करना पड़ेगा। ये होने के बाद वो करेंगे, ऐसा नहीं होता है। वी मस्ट हैव ए होलिस्टिक अप्रोच एंड क्यूमुलेटिव चीजों को हमने व्यवस्था में, स्ट्रेटेजी में बांधना पड़ेगा। और इसलिए क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश के नागरिकों को सम्मान से जीने के लिए, जिंदगी जीने का अवसर मिले? हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश का नौजवान सम्मान और गौरव के साथ रोजगार को प्राप्त करे और रोजगार करें। ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना एक हमारी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हम नहीं चाहेंगे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज आए? कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ विपुलताएं हैं तो दूसरी तरफ मिनिमम चीजें उसको नहीं है। क्या हम इससे नीचे क्वालिटी ऑफ लाइफ में मेरे देश के किसी भी नागरिक को इससे नीचे जीने की स्थिति पैदा नहीं होने देंगे? ये हमारी योजना का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये ड्रीम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गदर्शन से पले बढ़े हैं। अंत्योदय, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, भारत जैसे देश में ये स्थिति कैसे हो सकती है? अगर हमारी एक प्रायोरिटी हो तो प्रायोरिटी ये हो कि भाई जो आखिरी छोर पर बैठा है उस गरीबी को हम कैसे निर्मूल करें, हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी से कैसे मुक्ति पाएं। और जब तक हम ये एक मिशन मोड में नहीं लेते हैं तब तक व्यवस्थाएं भी ठीक है, पहुंचा तो पहुंचा, मिला तो मिला, हुआ तो हुआ, ये चलता रहता है। मैं इस बात का आग्रही हूं कि हमारे यहां बहुत सी चीजों की मर्यादाएं हुई है। कहीं कहीं लगता है जैसे बंद गए हैं। आज के विश्व का जो मूड है, नई पीढ़ी का जो मूड है, उसको देखते हुए हमने भी फ्रीडम ऑफ चॉइस, इस एनवायरनमेंट को बल देना पड़ेगा। अगर फ्रीडम ऑफ चॉइस का एनवायरनमेंट हम क्रिएट नहीं करते हैं तो फिर वो मजबूरन कहीं अटक जाएगा। और फ्रीडम ऑफ चॉइस की तरफ हमारे यहां ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेस, सर्वाधिक उपयोग कैसे हो हमारी संपत्ति का। अगर हम आज से 50 साल पर विपुलता दिखती होगी, कोई ऐसा नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज की मर्यादाओं को हमने समझना होगा, तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इसको हमने एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं, उसको देख। कभी कभी लगता है कि हमारे देश में सामान्य मानवी के प्रति क्योंकि देश अगर आगे बढ़ाना है तो ऊपर के 2-5 करोड़ लोग नहीं बढ़ा सकते हैं, नीचे के तबके के लोगों के बिना बढ़ना नहीं है। और उसके लिए डिग्निटी इज ए इश्यू। हम कहते हैं श्रम एव जयते, डिग्निटी ऑफ लेबर। और अगर हम डिग्निटी पर बल देते हैं तो कैसा बदलाव आता है। आई विल गिव यू 2 एग्जांपल। हमारे देश में आंगनवाड़ी एक व्यवस्था होती है। छोटे छोटे गरीब परिवार के बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं, खेलते हैं, और गांव की एक गरीब महिला होती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, वही उस आंगनवाड़ी को चलाती हैं। 1500-2000 रुपये में कहाँ गाड़ी चलती है। हमारे दिमाग में आया कि ये जो सबसे छोटी इकाई है उस पर हम बल कैसे दें, कैसे किया जाए। कुछ इनिशिएटिव लिए। पहले आंगनवाड़ी कहाँ बैठती थी? स्कूल है कोई पुरानी तो स्कूल के कहीं कोने में एक आध जगह पे नीचे बाहर लॉबी में बिठा देते थे,
या कहीं पेड़ के नीचे बैठा देते थे या कहीं मंदिर के पास बैठा देते थे। हमने कहा नहीं, हम सबके लिए एक नंदघर बनाएंगे। सब जगह पे आंगनवाड़ी का अलग मकान बनाया और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत केयरफुली, बच्चों के लिए कैसा चाहिए सब करें। एक महत्वपूर्ण काम किया हमने, आंगनवाड़ी वर्कर जो महिलाएं थी उनको यूनिफॉर्म दिया। और यूनिफॉर्म में मेरा आग्रह ऐसा था कि एयर होस्टेस से इसका यूनिफॉर्म अच्छा होना चाहिए। यू विल बी सरप्राइज, एक छोटे से इस निर्णय के परिणाम डिग्निटी ऑफ दैट पर्सन, पूरा माहौल बदल गया। पहले गांव में गए तो गवर्नमेंट देखनी हो तो कोई पुलिस वाला दिखता है तो पता चलता है हाँ गवर्नमेंट है। आज मेरे यहाँ वो आंगनवाड़ी की महिला यूनिफॉर्म में खड़ी है, लगता है सरकार है। आप कब कल्पना कर सकते हैं कैसे बदला जा सकता है जी। आपको लगता होगा कि ये देश की चिंता ये आंगनवाड़ी से शुरू करेगा क्या, तो कब पहुंचेगा? वहीं शुरू करो, अपने आप पहुंच जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि डिग्निटी हमारे देश में एक ऐसा इशू है जिसको हमने ऊपर से ही संभालना होगा और हमने केयरफुल एक एनवायरनमेंट चेंज करना होगा। और आज टेक्नोलॉजी के कारण, मास कम्युनिकेशन के कारण हर व्यक्ति के मन में एक एस्पिरेशन है। स्थितियां न हो तो भी वो चाहता है उसको भी किसी की बराबरी की जिंदगी जीने का मौका मिले। एक समाज के नाते ये हमारी आवश्यकता रहेगी। गरीबी और अमीरी का अंतर, ये खाई किसी भी समाज के लिए स्वस्थता की निशानी नहीं है, उसमें बदलाव चाहिए। ये खाई हो सके उतनी कम रहे, उस दिशा में हमारे एफर्ट्स होने चाहिए। वरना समाज जो नीचे है वो साइकोलॉजिकली दब जाता है, वो खड़ा ही नहीं हो पाता है। और इसलिए गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है इसको बांटने का पूरा प्रयास होना चाहिए। गांव और शहर के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। लगता है यार वहां तो सब कुछ है। मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो लोग मुझे मिलने आते थे तो क्या कहते थे, मोदी जी कुछ करो, शाम को खाना खाते समय बिजली मिले इतना तो करो। डिनर टाइम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वॉज नॉट अवेलेबल एट ऑल, अंधेरा था। तब मेरे मन में भी ठनकती थी, यार मैं जब गांव में रहता था, ये गांधीनगर में तो स्विच ऑन करो बिजली चलती, मेरे गांव में क्यों नहीं चलती? 10th का एग्जामिनेशन है, बच्चा पढ़ना चाहता है, बिजली क्यों नहीं है? माँ बीमार है, पंखा चले तो अच्छा लगता है, बिजली क्यों नहीं है? ये मुझे परेशान करता था। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। गुजरात को हमने 24/7 365 डेज पावर सप्लाई वाला स्टेट बना दिया। इसके कारण हुआ क्या, गांव के लोगों की गांव के तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल गया। मैंने हमारे यहां एक यूनिवर्सिटी से सर्वे करवाया, 33% लोग सिर्फ ज्योतिग्राम आने के कारण, बिजली आने के कारण गांव से शहर की ओर जाना बंद हो गया। उसको लगने लगा मेरी जिंदगी यहां शुरू हो गई। देन वी गेव ए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। अगर हम उसको आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सुविधाएं दें, हम हमारा गांव भी हम सशक्त बना सकते हैं। कहने का अंतर यह है कि हम, हाँ आत्मा गांव की बनी रहे लेकिन सुविधा शहर की मिलनी चाहिए। अगर ये मुश्किल काम नहीं है जी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। सिर्फ हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हम इसको कर सकते हैं और ये असंतुलन को हम दूर कर सकते हैं। इन चीजों को जब आगे बढ़ाना है, तब इन चीजों को पाना है तो बहुत स्वाभाविक बात आती है कि भाई ठीक है, आपका रोड मैप क्या है, ये स्वाभाविक है। हर कोई कहेगा कि हमारा जीडीपी बढ़े, अटल जी की सरकार जब गई तो 8.4 पे छोड़ के गई थी, ये जाएंगे तो 4.8 पे छोड़ के जाएंगे। तो हम लोगों को वहीं से शुरू करना होगा। तो कहते हैं कि भाई आपको तो अटल जी का
विरासत संभालनी है तो फिर वैसे ही होना करना है। खैर, ये कोई बहुत बड़ी कठिन बात है ऐसा मुझे नहीं लगता है। मैं इस एक बात को मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहता हूँ। गुजरात वॉज नेवर एग्रीकल्चर स्टेट। जब एग्रीकल्चर की बात आती तो कृष्णा, गोदावरी, गंगा, यमुना, पंजाब, हरियाणा यही आते थे। हम लोग तो 10 साल में 7 साल अकाल वाले राज्य थे। वाटर स्कैर्सिटी हमारी मैंने नसीब में लिखी गई, एक नर्मदा मैया के सिवाय हमारे पास कुछ है नहीं, उधर तापी है और इधर रेगिस्तान और उधर पाकिस्तान। तो यही हमारी हालत। हमने पानी पर ध्यान केंद्रित किया, सॉइल की क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित किया, सीड्स पर ध्यान केंद्रित किया, टेक्नोलॉजी लाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास किया। आज हम पिछले 10 साल का हमारा एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ हिंदुस्तान का 2-3% से आगे नहीं बढ़ रहा है, हमारा 10+ है। कहने का मतलब है कि जीडीपी, आखिर जीडीपी होना तो यही से होना है, और इसलिए हम जितना बल देंगे हम उसका प्रयास। हेल्थ एंड एजुकेशन, हमारा अप्रोच बदलने की आवश्यकता है। हम लोग जब हेल्थ की बात करते हैं तो ध्यान में क्या आता है, हम लोग ज्यादातर सिकनेस को एड्रेस करते हैं। Whereas we'll have to change our approach, पैराडाइम शिफ्ट चाहिए, हम वेलनेस को एड्रेस करें, हम सिकनेस को एड्रेस करते हैं। और इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के जितने पहलू हैं वो करीब करीब हमारे उदासीन हो जाते हैं। अब देखिए, 5 साल के बाद महात्मा गांधी 150 गांधी की 150वीं जयंती आएगी। हेल्थ सेक्टर की सबसे बड़ी सेवा करनी है तो गांधी से बड़ा कोई इंस्पिरेशन नहीं है। महात्मा गांधी की सबसे प्रिय कोई चीज थी तो वो थी सफाई। गांधी सफाई के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। अगर पूरे देश में हम एक जन आंदोलन खड़ा करें कि गांधी 150 मनाएंगे, तब हम पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में सफाई का बल पर हमारी प्रायोरिटी होगी। हम एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे, स्वच्छता ये जनजीवन का स्वभाव बना देंगे और एक आवश्यकता के रूप में लेंगे। वो जमाना था, गांधी के नाम पर अच्छे से अच्छे कपड़े लोग जला देते थे और खादी पहनना शुरू कर देते थे। अगर इतना बड़ा महापुरुष का 150वीं जयंती एक प्रेरणा का कारण बने, हेल्थ सेक्टर की जो मूलभूत चीजें हैं उस पर हम बल देंगे। और उसके बाद हेल्थ का बजट कम हो जाएगा। आप देखना, विश्वास मैं कहता हूं, अगर हम इस पर ध्यान दें तो हेल्थ का बजट, और फिर हम क्वालिटी हेल्थ केयर उस पर बल दे सकते हैं। एजुकेशन, क्या वो भरोसा, फिर एक बार वो भरोसा वाली बात। आज गरीब का बच्चा, आपका ड्राइवर को भी पूछ लीजिए, ड्राइवर को पूछो भाई तुम्हारा कोई कर्ज वर्ज है, तो ज्यादातर ड्राइवर कहेगा हाँ मेरा कर्ज है। पूछोगे भाई क्यों, कोई आदत तो बुरी नहीं है, क्यों कर्ज करते हो, और बारीकी से पूछे, ध्यान में आएगा अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा के लिए उसने कर्ज किया होता है। यानी एक ड्राइवर को भी पता है मेरी जिंदगी तो जैसी गई सो गई, मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा। आप किसी भी व्यक्ति को पूछो कि भाई आपकी क्या सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है, तो कहे मेरे बच्चों को अच्छा टीचर मिले। बड़े से बड़ा धनी व्यक्ति भी ये चाहता है उसके बच्चे को अच्छा टीचर मिले। अगर हम एजुकेशन में ध्यान देना है तो हमारा जितना ध्यान एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, उससे भी ज्यादा द बेस्ट क्वालिटी टीचर पे होना चाहिए। हमारे देश में हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है। वी हैव स्टार्टेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, एक यूनिवर्सिटी शुरू की है। और 10th के बाद 12th के बाद जिसका एप्टीट्यूड टीचर बनने का है, उसको वहीं पर हम कहते हैं आओ, वहीं 5 साल का पूरा कोर्स करके और टीचर के नाते बनो। IIM में पढ़ने के बाद वहां पर अगर कैंपस जॉब प्लेसमेंट होता हो, 1 करोड़ 2 करोड़ के पैकेज मिलते हो,
अगर हम कोशिश करें तो टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में से कैंपस इंटरव्यू हो सकते हैं और बेस्ट टीचर को लोग 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ देकर के ले जाएंगे। ये स्थिति पैदा की जा सकती है। अगर डेमोग्राफिक डिवीजन है, दुनिया को इतने टीचर्स की आवश्यकता है, हम टीचर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज पूरे विश्व को मिलियंस ऑफ मिलियन टीचर्स की आवश्यकता है। और एक व्यापारी जाता है ना और उद्योग लगाता है तो अपने रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके आनंद करता है, लेकिन एक टीचर जाता है ना तो पूरी पीढ़ी को अपनी बना देता है। मैं मानता हूं ग्लोबलाइजेशन के युग में हमारी मजबूत नींव रखने का सबसे बड़ा माध्यम है तो हमारा टीचर बन सकता है, जो दुनिया के साथ हमें जोड़ सकता है। लेकिन हम ये डेमोग्राफिक डिवीजन का बेनिफिट उसके साथ हम कैसे जोड़ें? एंड वी कैन हैव द बेस्ट। अगर हम सीईओ बनाने के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट खड़ी करते हैं, टीचर बनाने के लिए क्यों नहीं करते? हमारी प्रायोरिटी पर हम फोकस करें। उद्योगों को सीईओ कहीं से भी दुनिया में मिल जाएगा, टीचर अच्छा मिले इसके लिए हमने कोशिश होनी चाहिए। यानी पैराडाइम शिफ्ट की जो बात करते हैं ना, ये बदलाव की आवश्यकता होती है, तब जाता है। हम चाहे या न चाहे, टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। पिछली शताब्दी ज्यादातर उसका इंपैक्ट रहा आईटी का। आने वाले युग में बीटी एंड ईटी डोमिनेट करने वाला है। आईटी का युग रहने वाला है। आईटी विल बी ए कैटलिक एजेंट, हर चीज में वो एक काम करेगा। लेकिन बीटी बायोटेक्नोलॉजी एंड ईटी एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, सब चीजें एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी से जुड़ने वाली है। पचौरी जी हमारे बैठे हैं, हर चीज उसके साथ जुड़ने वाली है। और इसलिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इस पर हम लोग कितना आग्रह से और जो हमारी रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुकूल हो, उस टेक्नोलॉजी को हमें इवॉल्व करना होगा। वो अगर हम करते हैं तो हम बहुत बड़ी मात्रा में काम कर सकते हैं। दूसरी विषय है, मेरा मूलतः एक सिद्धांत ये है कि अगर हमारे इकोनॉमी को हमने आगे बढ़ाना है तो एक पिलर पे हमारी दुनिया नहीं चल सकती है। वी मस्ट हैव 3 पिलर्स। एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर एंड तीसरा सर्विस सेक्टर। 1/3 ये तीनों को अगर हम बेस बना करके हम इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं तो कभी एक आध में रुकावट आ जाए तो भी हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ी जो एकदम से कभी कभी गिरावट आ जाती है, ऐसी गिरावट नहीं आएगी। और तीनों के प्रयासों से हम बहुत आगे बढ़ सकते। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी का भी महत्व है, उतना ही ह्यूमन रिसोर्स का भी महत्व है। रॉ मटेरियल का जितना महत्व है, इतना ही पीसफुल लेबर का महत्व है। और इसलिए हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी, कभी कभी हमारे यहाँ पता नहीं पिछले कुछ सालों से एक ऐसी मानसिकता बनी है और चारों तरफ तूफान खड़ा हुआ है, जैसे इन्वेस्टमेंट की बात करो जाने कोई पाप कर रहे हो, कोई गुनाह कर रहे हो। और ऐसी एक साइकी बन गई है कि इन्वेस्टमेंट मीन्स इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान को इतने क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है और हम जब तक इन्वेस्टमेंट के दायरे को फोकस हमारा ये इंडस्ट्री होने के कारण ही जरा देश में लगता है यार कुछ ही लोग मुट्ठी भर लोग लेंगे। अरे एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। क्या हमने कभी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दिया? कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। मेरे यहां मैंने कैनाल के ऊपर सोलर पैनल लगाई है। अब ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो कहां से होता? और सोलर को मैंने कैनाल के ऊपर डाला, उसका कितना फायदा हुआ? 1 किलोमीटर कैनाल के ऊपर सोलर पैनल लगाने के कारण 1 मेगावाट बिजली हमारी उत्पादन हो रही है और हर वर्ष 1 करोड़ लीटर पानी इवेपोरेट होने से बच रहा है, क्योंकि उस पर ढक्कन आ गया कैनाल के ऊपर। दूसरा, जमीन बच गई तो
तो मेरी जमीन की कॉस्ट कम हो गई। तीसरा, वो नजदीक में ही गांव के पास से कैनाल गुजरती है तो ट्रांसमिशन लॉस कम हो गया। पांचवा, मैंने जब ये प्रोजेक्ट किया शुरू तब मेरे ध्यान में नहीं था, सोलर एनर्जी में अगर जमीन तपी हुई रहती है तो जनरेशन परसेंटेज कम होता है, लेकिन अगर नीचे ठंडा है तो ऊपर और हीट आती है तो 16% ज्यादा पावर जनरेशन होता है। कैनाल पर 16% व्यापारी समझता है पूरी तरह कि बैंक ब्याज से ही ज्यादा हो गई कमाई। कहने का तात्पर्य यह है कि हम इन्वेस्टमेंट, आज जापान मेरे यहां सामने से आया कि भैया हम कैनाल टॉप के प्रोजेक्ट में आना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट, ये इंडस्ट्री नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर को बल देने वाला इन्वेस्टमेंट है, पानी बचने वाला इन्वेस्टमेंट है, बिजली पहुंचाने वाला इन्वेस्टमेंट है, और इसलिए हम उस पर कितना बल दें ये आवश्यकता है। एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए किसी भी हालत में हमने कोशिश करनी चाहिए, और वो है रिसर्च। हम रिसर्च में बहुत पीछे हैं, और कभी रिसर्च के अंदर अगर हम रिसर्च एंड इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत बड़ी आलोचना होती है कि देश तो गरीब है और इसमें पैसे डाल रहे हो। अगर हमें आगे बढ़ना है, दुनिया की बराबरी करनी है, तो हमने हमारे यूथ को रिसर्च के लिए अवसर देना पड़ेगा, इनोवेशंस के लिए अवसर देना पड़ेगा, और उसका फिर आगे की जो व्यवस्था है उसको हम करें। आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर भी इतने कॉन्शियस नहीं है, हमने लोगों में वो स्थिति लानी पड़ेगी। पैटेंट, कम से कम अगर कोई पैटेंट आज लाता है तो हम लोग हैं। दुनिया, बदलती हुई दुनिया में हमें खड़े रहना है। इन चीजों में हम कैसे आगे बढ़ें, इस पर हम कैसे बल दें, उसकी ओर अगर हम ध्यान देते हैं तो हम जरूर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और मैंने पहले ही कहा, एफडीआई के विषय में बहुत क्षेत्र, इवन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कितने बड़े एफडीआई की संभावनाएं पड़ी है। सारी दुनिया को लगता है यार हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा अवसर है, वो भी इस अवसर को टैप करना चाहता है। जितने हर्डल्स है उसको दूर करना ये सरकार की जिम्मेवारी है। एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना ये सरकार की जिम्मेवारी है। अगर वो हम करते हैं तो हम अवश्य रूप से हम स्थितियों में बदला। दूसरा एक विषय है, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, कुछ लोग सोचते हैं भाई एक ही टेलर मेड सॉल्यूशन सब जगह पे चलेगा। सबसे बड़ी गलती वहीं हुई है। प्लानिंग कमीशन होंगे या फाइनेंस कमीशन होंगे, प्लानिंग कमीशन की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, इनको लगता है कि बस ऐसा कर दिया तो हो जाएगा। समय की मांग है, हम हमारे राज्यों की स्ट्रेंथ क्या है उसको आइडेंटिफाई करें, उसकी ताकत क्या है, उस ताकत को अधिक ताकतवर बनाने की हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। हम अगर हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर इस इलाके की चर्चा करते हैं और समुद्र तट के विषयों की चर्चा करेंगे तो उनको क्या फायदा है जी। मुझे समुद्र तट तो समुद्र तट के राज्यों को बिठाना चाहिए, उनकी चर्चा करनी चाहिए। वो बताइए हमारे कोस्टल स्टेट का डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग में हाउ अवर कोस्टल एरिया कैन बी यूजफुल, क्या हो सकता है। हम टूरिज्म की बात करें तो हमारे टूरिज्म स्पॉट वाले जितने राज्य हैं उनके लिए कॉमन कुछ सोचा जा सकता है। आज क्या हुआ है कि गुजरात का कर ले, मध्य प्रदेश का कर ले, बंगाल का कर ले, ये टेलर मेड हमने दे दिया, उसमें तुम अपने आप को फिट करो। इसमें बहुत ही फ्लेक्सिबल होने की आवश्यकता है। अच्छा, मुझे एक फायदा है, हमने जितने प्रधानमंत्री हमें मिले हैं उसमें बहुत कम है जिसको राज्यों में इतने समय काम करने का अवसर मिला है। एक ही अपवाद है, बाकी सब दिल्ली की दुनिया से ही आए हैं। और इसलिए उनको राज्यों की मुसीबत का पता बहुत कम है। जिस दिन राज्य के अनुभव वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा उसके दिमाग में सबसे पहले आएगा उस राज्यों की मुसीबतों को कैसे दूर करें, और वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत बड़ी ताकत देगा।
क्योंकि उसको समझ आती है कि राज्य खूब सचमुच में आगे बढ़ने की बहुत ताकत रखता है। पहले दुनिया के देश इन्वेस्टमेंट की जब बात करते थे तो दिल्ली सरकार से करते थे। विदेशों के सभी देश के प्रतिनिधि आते थे तो दिल्ली सरकार के भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट में चक्कर काटते थे। आज स्थिति ऐसी नहीं है। आज विदेशों से कोई भी कंपनी आना चाहती है तो अपनी एम्बेसी से एडवाइस लेकर के वो सीधे स्टेट में ही लैंड करते हैं। स्टेट, क्योंकि उनको मालूम है भाई फंक्शनरी अथॉरिटी तो यही है, मैं दिल्ली में क्यों समय बर्बाद कर रहा हूं। उसको समझ आ गया है। आज मेरे यहां गुजरात का मैं अनुभव बताऊं, कोई वीक ऐसा नहीं होगा जहां मेरे यहाँ जापान का डेलीगेशन ना आता हो। तो उसको दिल्ली जाना नहीं पड़ता है, सीधा सीधा उसको पता है भाई यहां पर हो जाएगा सब। कहने का तात्पर्य है कि हमारे राज्यों की जो ताकत है उसको हम स्वीकार करें, उसका मैपिंग करें, किसकी कितनी क्षमता है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और उसकी ताकत के साथ दिल्ली की ताकत जुड़ जाए। देखते ही देखते दुनिया बदल जाएगी, मेरा विश्वास है दोस्तों। और इसको हम कर सकते हैं और उसको हमने करना चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर को जितना ज्यादा मजबूत करेंगे और लेटर एंड स्पिरिट में मजबूत करना चाहिए। मेरा तो कभी कभी ये लगता क्या है, हमारे देश में माहौल ये बन गया कि ये दिल्ली की सरकार है, ये राज्य की सरकार है। हकीकत तो ये होनी चाहिए कि दिल्ली सरकार के प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट है उसको हमने फुल फ्लेज टीम के रूप में सोचना नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द चीफ मिनिस्टर वो एक टीम है जिसको देश चलाना है। ये पैराडाइम शिफ्ट है। प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट मिनिस्टर इट्स नॉट अ कंप्लीट टीम। कंप्लीट टीम तो तब बनेगी प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, दे विल गो टुगेदर, दे विल ब्रिंग द चेंज। और इसलिए उस भूमिका से अगर हम काम करते हैं तो मुझे विश्वास है भाइयों बहनों कि हम इस चीज में बदल सकते हैं। दूसरी एक जो सबसे बड़ा काम है जो सरलता से किया जा सकता है और वो है हार्मनी। हमारे सारे कामों में एक टकराव का माहौल बना दिया है राजनीतिक कारणों से। ये टकराव का माहौल हो सकते हैं हर एक इंटरेस्ट हो, लेकिन हार्मनी का एलिमेंट भी तो होना चाहिए। और ये हार्मनी नहीं होने के कारण क्या होता है, एक राज्य बिजली का कारखाना लगा देगा और कोयला वाला कोयला मना करेगा, और जो गौर महाराज दिल्ली में बैठे होंगे वो कहे कि शुभ मुहूर्त नहीं आया है, तो कोयले के ठिकाने पर बिजली का कारखाना बिजा देगा और देश अंधेरे में। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, सिर्फ कोई करने वाला चाहिए। कोई अगर करने वाला हो तो इस चीजों को हम कर सकते हैं, इसको हम बदलाव ला सकते हैं। ये मेरा विषय। अब जैसे ये करंट अकाउंट डेफिसिट की बड़ी चर्चा होती है, मुझे उतना तो अध्ययन नहीं है कि हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का कारोबार कैसे चलता है, क्या करते हैं, लेकिन इतनी मुझे समझ है कि ज्यादातर हमारे विदेशों में जो मिशंस है, किसी जमाने में क्या रहता था, वहाँ की इंफॉर्मेशन गैदर करना या इंफॉर्मेशन देना, वहाँ की पॉलिटिकल एनालिसिस करना, सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से एनालिसिस करना, उनके दोस्त कौन है, नए दोस्त कौन बने, करीब इसी के आसपास सारी गाड़ी चलती थी। और ऐसे ठेले भर भर करके डाक आती थी और यहाँ डिपार्टमेंट फिर डाक खुलता था, देखता था, यही चलता। ये किसी जमाने में जरूरी होगा, लेकिन आज मैं मानता हूं ट्रेड एंड कॉमर्स ये प्राइम एजेंडा बन चुका है। और इसलिए हमारी पूरी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, इसकी पूरी ट्रेनिंग, उसकी पूरी व्यवस्था, उसकी पूरी सोच, इसमें प्राइम एलिमेंट लाना पड़ेगा। और तभी तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा, इंपोर्ट हमारा कम होगा। टेक्नोलॉजी अगर हमें लानी है तो टेक्नोलॉजी लाने की सुविधा बढ़ेगी। और इसलिए पूरी हमारी ये जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को एक नई दिशा देने की आवश्यकता है, ताकि ग्लोबल और हम दुनिया से अब अलग थलग नहीं रह सकते जी।
बदलते हुए विश्व में ही हमने अपना पैर जमाने पड़ेंगे। हम ये कहेंगे दुनिया को जहां जाने जाए हम तो खड़े हैं, हमारा चल जाएगा, नहीं चलेगा। बदलते हुए वैश्विक प्रवाहों में हमें अपना पोजीशनिंग करना पड़ेगा। कहीं कठिनाइयां होगी, कहीं सुविधा होगी, लेकिन हमें जद्दोजहद करके हमें अपनी पोजीशनिंग करने की बहुत आवश्यकता है। और दुनिया में अगर हम अपना पोजीशन नहीं करते तो दुनिया हमारी तरफ देखती नहीं है। दुनिया तभी हमारी तरफ देखती है, उसकी दिशा में हमें जाना चाहिए। हमारे देश के विकास में जैसे डेमोग्राफी, ये हमारी एक ताकत है, लेकिन महिलाओं की शक्ति, 50% पॉपुलेशन, एक अलग से सोचने की आवश्यकता है कि हमारी जीडीपी में उनका क्या कंट्रीब्यूटरी रोल हो सकता है। उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। कुछ लोग ये मानते हैं, अब उनको बेचारों को पूरा पता भी नहीं होता है, उनको लगता है कि हिंदुस्तान में महिलाओं का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है। आज भी हिंदुस्तान का पूरा एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, मिल्क प्रोडक्शन, पूरा व्हाइट रिवॉल्यूशन आज भी पूरी तरह महिलाएं संभालती हैं और इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत देती हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं कि जिसमें महिलाएं एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। आज भी हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में 60-70% कंट्रीब्यूशन महिला का होता है, 30% बाकी का काम जो ऊपर का होता है वहां पुरुष एंटर करता है। लेकिन जिनको इस ताकत का पता नहीं है वो योजनाएं कैसे बनाएंगे और कैसे बदलाव लाता है। हमने एक बार काम क्या किया, मेरे यहाँ तो व्हाइट रिवॉल्यूशन में हमने लीड किया, तो हमें पता है कि हमने सिर्फ महिलाओं का ही हेल्थ कैंप लगाए। किस बात के? तो वो अपने पशु को कैसे संभाले उसकी ट्रेनिंग उनको 3-3 दिन की करवाई थी। इतना उसके कारण परिणाम आया, इतना बड़ा बदलाव आया। वही महिलाएं जो कल तक जिस प्रकार से अपने पशु को ट्रीट करती थी, उसने बदलाव किया, उसने नई टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया और उसका परिणाम उसको मिलने लगा। ऐसे सिर्फ यही नहीं, आज एजुकेशन, हमारा हिंदुस्तान का प्राइमरी एजुकेशन करीब करीब महिलाओं के हाथ में है। हेल्थ सेक्टर में बेसिकली नर्सिंग करीब करीब महिलाओं के हाथ में है। ये बहुत बड़ी ताकत है। वही ताकत अगर उसको अवसर दिया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, इसको एक बहुत बड़ी ताकत के लीड कर सकते हैं। और हिंदुस्तान की जीडीपी में 50% पॉपुलेशन हमारी माताएं बहनें हैं, उनकी शक्ति हमें काम आ सकती है और उस दिशा में हम जितना काम करेंगे हमें लाभ होगा। फाइनेंशियल व्यवस्थाएं, अब हम जब नए जब गुजरात में गए थे तो हम रेवेन्यू डेफिसिट थे और तब से लेकर आज तक हम रेवेन्यू सरप्लस है। ऐसा नहीं है कि सरकारें अपने फाइनेंशियल चीजों को डिसिप्लिन में नहीं रख सकती। ये ठीक है कि हमारे वित्त मंत्री ने ऐसा कहा था कि मोदी का इन विषयों का ज्ञान सिर्फ पोस्टल स्टैम्प के पीछे लिख सको इतना ही है, ऐसा उन्होंने कहा था। मेरा जो ज्ञान है ना, इसको लिखने के लिए पोस्टल स्टैम्प जितने स्पेस की भी जरूरत नहीं है, इतना कम मेरा ज्ञान है। और मेरा पूरा ज्ञान एक ही शब्द में समाहित है और वो है ट्रस्टी। महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किया था। शासन में बैठा हुआ व्यक्ति ट्रस्टी होता है, देश की संपत्ति का ट्रस्टी होता है, मालिक नहीं होता है। यही एक सिद्धांत ट्रस्टी देश की इकोनॉमी को बदल सकता है और इसलिए मुझे मेरा इतना ज्ञान मेरे लिए काफी है। एक शब्द मेरे जीवन के साथ जुड़ करके चले काफी है, मुझे कोई बहुत बड़े ग्रंथों की जरूरत नहीं है। ग्रंथ वालों को मैं रख लूंगा अपने पास। ये चीजें जो है ना, इसके लिए एक अलग प्रकार की सोच लगती है, लेकिन खैर वो
मैं इस मत का हूं कि हमारे जो कभी कभी लगता है हमारे देश में एक और मुसीबत हुई है। जैसे हेल्थ सेक्टर में हर नई बीमारी के लिए नया टेस्ट करवाते हैं। अच्छा, ये दिखता है आंख ऐसी हुई, ऐसा करो, वहां से ये टेस्ट करवा के ले आओ। वैसे हमारे देश में कोई बीमारी है तो नया कानून बनाते हैं, हर बीमारी के लिए हर नया कानून। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे देश में सरकार अपने मैनिफेस्टो में घोषित करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों ने कि मैं इस हफ्ते कितने कानून खत्म करूंगा। सचमुच में देश में कानून बनाने के बजाय कानून खत्म करने की आवश्यकता है। इतने कानूनों का जंगल खड़ा हो गया है जी दुनिया में। आई फॉरगॉट समवेयर, आई रेड, मैं कहीं दुनिया के किसी एक देश ने नियम बनाया था कि एक नया कानून अगर पास करते हैं तो 10 कानून को एबॉलिश करने पड़ते, तब जाकर एक कानून ला सकते हैं। ऐसा कुछ तो भी बनाया था। इसके कारण पुराने कानूनों से मुक्ति मिलती है। हमारे देश में एक डायनेमिक अवस्था बहुत आवश्यक है। आज कम से कम हम कभी कभी, मेरे यहां एक कानून था, कानून ऐसा था कि हर दिन पुलिस एक हिसाब देती थी कि आज कोई बलून नहीं आया था और कोई पर्चे नहीं फेंके गए थे। ये पुलिस रिपोर्ट करती थी। मैंने पूछा ये क्या है तो बोले सेकंड वर्ल्ड वॉर से चल रहा है। कहने का मतलब ये साहब, इन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया है जी। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। और जो मेरा अनुभव है उससे मैं कहता हूं कि हम, और मैं मानता हूं कि कभी कभी शासन को बहुत ही कठोर निर्णय करने पड़ते हैं। निर्णय करने का दम चाहिए जी, वरना वहां बैठना नहीं चाहिए। हाँ, निर्णय देश हित में होने चाहिए, देश हित में होने चाहिए। राजनीतिक लाभ गैर लाभ के आधार पर नहीं होने चाहिए, व्यक्तिगत नफा नुकसान के आधार पर नहीं होने चाहिए, लेकिन होने तो चाहिए। मैं तो कभी देखता हूं कि म्युनिसिपैलिटी का प्रमुख जितने डिसीजन लेता है इतना हमारे देश की सरकार नहीं लेती है जी। ये इम्बैलेंस हो गया है और इसलिए हमें इस स्थितियों से बाहर आना पड़ेगा। और अगर ये हम करते हैं तो हमारी आर्थिक स्थितियों पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, भविष्य के निर्माण की ओर एक नई नीतियों के साथ, एक नई आशा के साथ हम चल सकते हैं। हमें जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं उसका हम मैक्सिमम उपयोग कर सकते हैं और सबको साथ लेकर। देखिए, विकास किसी कोने में नहीं चल सकता है। मान लीजिए किसी ने साइकिल की ट्यूब में कोई हवा भरता है और मीटर देखता है तो मीटर ठीक बताते हैं, हाँ भाई ये 20 पॉइंट हवा जानी चाहिए साइकिल की ट्यूब में गई। लेकिन मान लीजिए कि वो पूरी ट्यूब में हवा फैली नहीं और एक कोने में फुग्गा हो गया, तो साइकिल चलेगी क्या? नहीं चलेगी। अगर उसको 20 पॉइंट एयर भरनी है साइकिल के ट्यूब में तो पूरी ट्यूब में जानी चाहिए, एक कोने में। विकास भी अगर किसी एक जगह पे अटक जाता है, एक जगह पे ही फुग्गा हो जाता है, माल मलीदा हो जाता है, तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। वो सर्वदूर होना चाहिए, सार्वदेशिक होना चाहिए, सर्वस्पर्शी होना चाहिए, तब जाकर के वो डेवलपमेंट इंक्लूसिव बनता है। और इसलिए उस पर हमने बल देना चाहिए। हम जब विकास की बात करते हैं तो इस जनरेशन के लिए न सोचे। युग बदल चुका है, हम हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमने उस लोभ में पड़ने की जरूरत नहीं है कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा। हमारे आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा मिले, शुद्ध जिंदगी मिले। पचौरी जी ने कदाच विस्तार से बताया होगा आपको। ये हमारी हर पीढ़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आगे की पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाए। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते थे।
उस समय साबरमती भरी हुई रहती थी, साबरमती में पानी रहता था। लेकिन अगर गांधी जी को कोई पानी दे और ज्यादा दे तो उसको डांटते थे। वो कहते थे, देखो भाई आधा गिलास लाओ, मुझे ज्यादा चाहिए तो मैं मांगूंगा, पानी नुकसान मत करो। नदी बह रही है, नदी के किनारे बैठे हैं, लेकिन वो उस युग में, आई एम टॉकिंग अबाउट 1930s, उसके पहले की बात कर रहा हूं। ये अवेयरनेस, उस परंपरा को हमने, हमारे जो भी डेवलपमेंट होंगे, हमारी भावी पीढ़ी की सुरक्षा की गारंटी इसमें अंतर्निहित होनी चाहिए, और उसको अगर हम चलाते हैं तो होगा। दूसरा विषय है, मैं इस मत का हूं कि डेवलपमेंट दुर्भाग्य से वो सरकार का कार्यक्रम बन गया है। ये स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ी मिस्टेक है। डेवलपमेंट ये जन आंदोलन होना चाहिए, इट शुड बी मास मूवमेंट। जब तक हम जन भागीदारी के साथ जनता को जोड़ करके डेवलपमेंट के एजेंडा को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो वो सिर्फ वो सरकार का कार्यक्रम बना रहता है, दिए जलते रहते हैं, रिबन कटती रहती है, फोटो छपती रहती है, बयान आते रहते हैं, इससे आगे गाड़ी नहीं चलती है। और मैं जब जन आंदोलन कहता हूं तो जन आंदोलन का मेरा अर्थ क्या है? देखिए, 1857 से अपन हाथ ले लगाए, कोई वर्ष ऐसा नहीं होगा कि देश की आजादी के लिए मरने वाले व्यक्ति आगे ना आए हो। फांसी के तख्त पर चढ़ गए, शहीद हो गए, कुछ समय बीता, कोई दूसरा निकला, फांसी के तख्त पर चढ़ा, शहादत की परंपरा चलती रही, लेकिन आजादी नजर नहीं आती थी। उनकी देशभक्ति में कोई कमी नहीं थी, उनके बलिदान में कोई कमी नहीं थी, जान की बाजी लगा देने वाले लोग थे, लेकिन आजादी नजर नहीं आई थी। गांधी की विशेषता यह थी कि उन्होंने आजादी को जन आंदोलन बना दिया। अगर आप रेंटियां लेकर के बैठे हैं, खादी पहनते हैं, आप आजादी के लिए काम कर रहे हैं। आप किसी को निरक्षर को पढ़ा रहे हैं, आप आजादी के लिए काम कर रहे हैं। आप नेचुरोपैथी में किसी रक्तपितिया की दवाई कर रहे हो, आप यानी उन्होंने हर काम को आजादी से लिंक अप कर दिया था। हर काम को उन्होंने विश्वास, तुम एक गीत भी गाते हो देशभक्ति का, तुम आजादी के लिए कर रहे हो, जन आंदोलन में बदल दिया था। और उसको मिटमिट करना अंग्रेजों को कभी समझ ही नहीं आया। ये गांधी की विशेषता थी। गांधी के पहले देश के लिए मरने वालों की कमी नहीं थी, बहुत लोगों ने देश के लिए जान दी है, लेकिन गांधी ने इसको जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। विकास को भी जन आंदोलन में परिवर्तित करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं मेरे देश के विकास के लिए कर रहा हूं। मैं बस का ड्राइवर हूं, मेरे देश के विकास के लिए कर रहा हूं। मैं पेट्रोल ज्यादा नहीं जलाऊंगा, मेरे देश के लिए मुझे ये करना होगा, मैं इतनी स्पीड मेंटेन करूंगा हर चीज में। और ये माहौल हम क्रिएट कर सकते हैं। डेवलपमेंट को एक जन आंदोलन बना करके अगर हम चलते हैं तो हम अवश्य रूप से आगे बढ़ सकते हैं। आखिर में कुछ वाक्य बोल करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वी मस्ट देयरफॉर बिल्ड एन एजेंडा फॉर स्पीडी येट सस्टेनेबल economic growth that is inclusive of all, respectful of individuals, responsive to innovations, and responsible towards the future generations. We must together build an economic agenda for the India of our dreams that translate into improved standards of living, increased human well-being, and assured social justice. Thank you very much.